तो इसमें क्या है कि करदाता जो है उसको अपना जो आय इनकम प्राप्त होता है वो अलग अलग स्रोत से हो सकता है कि उसको प्राप्त हो रही हो, और हो सकता है अलग अलग टाइम में उसको इनकम मिल रहा है, लेकिन कर का भुगतान क्या है कि एक निश्चित समय में उसको देना पड़ता है। ठीक है, तो उस निश्चित समय में और एक निश्चित परसेंटेज के हिसाब से उसको देना पड़ता है। तो इसमें करदाता को थोड़ी बहुत मुश्किल आ सकती है, और उसको अपना जो हिसाब किताब है वो हमेशा उसको सरकारी अफसरों के सामने दिखाना पड़ता है, क्योंकि सरकार जो है उसी हिसाब से उस पर टैक्स लगाएगी ना, तो इसीलिए उसको अपना हिसाब किताब भी रखना पड़ता है। दूसरा है कर वंचन। ऐसे करों में चोरी की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि झूठे हिसाब किताब प्रस्तुत करके तथा झूठी घोषणाएं करके चालाक व्यक्ति इन करों से बच सकता है। तो इसमें कर वंचन का भी खतरा रहता है, जो कि इसके दोष में, इसीलिए इसको सम्मिलित किया गया है। मनमानी कर की दर। इस कर का एक बड़ा दोष यह है, करों की दरों का निर्धारण पूर्णतः कर अधिकारी की इच्छा के अनुसार होता है। तो कर का दर क्या है, वो अधिकारी की इच्छा के अनुसार होता है। तो हो सकता है कि अधिक पैसा कमाने के लालच में जो अधिकारी है वो क्या है, अधिक कर भी लगा सकता है। अलोकप्रिय। यह कर अलोकप्रिय होते हैं क्योंकि इनका इकट्ठा भुगतान होने के कारण करदाता इनको अच्छा नहीं समझते। तो ये लोगों में अलोकप्रिय इसलिए होता है क्योंकि लोगों को क्या है, एक ही बार में अपना कर देना पड़ता है। ठीक है, तो उसको आय तो अलग अलग मतलब हो सकता है आय उसको अलग अलग स्रोत से प्राप्त हो रहा है, अलग अलग टाइम पे प्राप्त हो रहा है, पर कर क्या है उसको एक ही टाइम पे देना पड़ रहा है। तो इसीलिए करदाता को वो बर्डन मतलब लगता है अपने ऊपर कि अगर मान लो हो सकता है जब उसको कर देना उस समय उसको इनकम ना मिला हो तो उसके लिए बर्डन हो जाएगा, इसीलिए वो क्या होता है कि करदाता के लिए अलोकप्रिय होता है। इन दोषों के बावजूद सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से प्रत्यक्ष कर लाभदायक माने जाते हैं। देश के आर्थिक विकास, आय के समान वितरण तथा बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए इन करों का बहुत महत्व है। तो ये था हम लोग का प्रत्यक्ष कर। अब देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। जो कर किसी एक व्यक्ति पर लगाए जाते हैं परंतु उसका भुगतान पूर्ण अथवा आंशिक रूप से दूसरे व्यक्ति करे, वे अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर कहलाते हैं। मतलब कि जो टैक्स है वो जिस व्यक्ति पर लगाया जा रहा है वो क्या है, अपने ऊपर टैक्स ना दे करके वो आगे उसको हस्तांतरित कर देता है, कि मतलब उसका टैक्स दूसरा आदमी भी पे कर सकता है। तो वो सब क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। डाल्टन के शब्दों में अप्रत्यक्ष कर वे कर है जो लगाए तो किसी एक व्यक्ति पर जाते हैं किंतु इनका आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करना पड़ता है। तो देखते हैं अप्रत्यक्ष कर के गुण क्या क्या है। तो पहला जो गुण है इसका वो है सुविधाजनक। करदाता इन करों का भुगतान छोटी छोटी किस्तों में तथा समयांतरों पर करता है, इस कारण ऐसे करों का भार महसूस नहीं होता। तो ये कर क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर वो क्या होते हैं, सुविधाजनक होते हैं। जो करदाता होता है वो क्या होता है कि छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, किस्तों मतलब इंस्टॉलमेंट में उसको ये कर देना पड़ता है अलग अलग समय पर। तो ऐसा क्या इसमें क्या होता है कि करदाता जो है या जो कर का भार वहन कर रहा है उसको कर का भार क्या है, महसूस नहीं होने देता है। दूसरा है कर वंचन कठिन। इस प्रकार के करों की चोरी करना सरल नहीं होता है क्योंकि यह कर वस्तुओं के मूल्य में सम्मिलित रहता है। जब कोई व्यक्ति सामान खरीदता है तो उसे ये कर आवश्यक रूप से देने पड़ते हैं। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि ये कर क्या है कि हम लोग आगे हस्तांतरित कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई चीनी का उत्पादक है, तो वो क्या करता है कि अगर उस पर कर लगाया गया है तो वो क्या करता है, चीनी के दाम में वृद्धि करके वो उस कर को क्रेताओं पर जो है वो उसको हस्तांतरित कर देता है। तो क्रेता जब भी चीनी खरीदता है तो उसको जो निश्चित कीमत है उतना ही देना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि वो उससे बच नहीं सकता है, ठीक है, कर से उसको वो कीमत देना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार वो कर को देता है। न्यायपूर्ण। ये कर न्यायपूर्ण होते हैं क्योंकि
ये कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं जिसको सभी व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार खरीदते हैं और कर का भुगतान करते हैं। तो ये कर क्या होता है, न्यायपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो भी वस्तु को खरीद रहा है वो उसका कर चुका रहा है, इसीलिए इसको न्यायपूर्ण माना जाता है। लोचदार, यदि कर अनिवार्यताओं पर लगा दिया जाए तो ये बहुत लोचदार हो जाते हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं पर कर की थोड़ी सी वृद्धि करने पर बहुत आय प्राप्त हो जाता। तो लोचदार कहने का मतलब ये है कि जो भी वस्तु खरीद रहा है, ठीक है, उस पे ये जो कर है उसको अनिवार्य रूप से अगर लगा दिया जाए कि हाँ मतलब कर देना है तो देना ही है, तो क्या होता है कि कर बहुत ज़्यादा लोचदार हो जाता है और वस्तु का जो प्राइस है उसमें अगर इंक्रीजमेंट कर दिया जाता है तो उससे बहुत इनकम प्राप्त हो जाता है। दूसरा है सामाजिक लाभ। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक परोक्ष कर को समाज सुधार के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे शराब आदि पदार्थों तथा अन्य विलास की वस्तुओं पर कर लागू करने से इनका उपभोग घटता है और समाज अपनी आय का अधिकांश भाग अधिक लाभप्रद उपयोग की वस्तु की प्राप्ति के लिए करता है। तो जैसे मान लीजिए शराब पर यदि कर लगाया जाता है तो अगर उसका प्राइस में इंक्रीजमेंट होता है तो जो व्यक्ति उतना प्राइस नहीं देगा वो क्या करेगा, उसको ख़रीदना बंद कर देगा। तो उससे क्या होगा कि सामाजिक जो कार्य है या फिर समाज को उससे लाभ प्राप्त होगा और जो पैसा वो बचा रहा है वो किसी और दूसरा वस्तु को खरीदने में उसका व्यय कर देगा। छठा है कर का आधार विस्तृत होना। इन करों से देश की कर प्रणाली का आधार क्या होता है, बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। लोकप्रिय, ये कर लोकप्रिय होते हैं क्योंकि इनको भुगतान करने में करदाता को कोई कष्ट नहीं होता है। बचतपूर्ण, ये कर बहुत बचतपूर्ण होते हैं और इनको वसूल करने में सरकार को अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है। तो ये सारे तो थे परोक्ष कर के जो गुण हैं या फिर लाभ बोल सकते हैं क्या क्या हैं। तो अब देखते हैं परोक्ष कर यानी कि अप्रत्यक्ष कर के क्या क्या दोष हैं। तो न्याय संगत नहीं है। ये कर प्रायः उपभोग की वस्तुओं पर लगाए जाते हैं, इसलिए इनका भार निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है, जो कि न्याय संगत नहीं है। यानी कि जो निर्धन वर्ग के लोग हैं वो लोग भी वस्तुओं को खरीदते हैं, तो अगर कर अधिक लगा दिया जाता है तो ये तो सही है कि जो अमीर लोग हैं वो लोग उस वस्तु को खरीद लेंगे, पर निर्धन वर्ग का क्या, जो पहले उस वस्तु को खरीदते थे और कर अधिक होने के कारण उसके प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, तो गरीब लोग जो है वो उसको खरीदने में उसको अधिक पैसा देना पड़ेगा और हो सके तो वो उस वस्तु को नहीं भी खरीद पाएगा, तो वो उस वस्तु से वंचित हो जाएगा। तो इसलिए इसको न्याय संगत नहीं माना जाता है। अनिश्चितता, इन करों से प्राप्त होने वाली आय अनिश्चित होती है और उसका ठीक ठीक पूर्व अनुमान लगाना कठिन होता है। तो अनिश्चित किस लिए होता है, क्योंकि अगर कर में वृद्धि कर दिया जाए तो क्या होगा कि अमीर व्यक्ति ही उसको खरीद पाएंगे और गरीब व्यक्ति नहीं खरीद पाएंगे। तो पहले जितना उसको उस वस्तु से जो प्राइस मिलता था या इनकम आती थी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि अधिकतर गरीब लोग ही वस्तुओं का यूज़ करते हैं, क्योंकि अमीर बहुत कम लोग हैं, मतलब बहुत कम नहीं, फिर भी निर्धन वर्ग अधिक हैं। तो उसकी जो क्या है इनकम है वो अनिश्चित हो जाएगी, जितना पहले उसको मिलता था उतना नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए इसका पूर्व अनुमान मतलब पहले से अनुमान लगाना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाता है। अमितव्ययी, इनको वसूल करने में अधिक व्यय करना पड़ता है, अतः मितव्ययी नहीं है, मतलब कि ये उनके फेवर में नहीं होते हैं, क्योंकि इसको वसूल करना में क्या है, व्यय अधिक करना पड़ता है। नागरिक चैतन्यता का अभाव, करदाता परोक्ष कर का भुगतान करते समय यह महसूस नहीं करता कि वह कर दे रहा है, इसलिए ये कर नागरिक जागृत करने में असमर्थ होते हैं। यानी कि कर की मतलब बहुत कोई को ये भी नहीं पता होता है कि वो जो वस्तु खरीद रहा है उसमें क्या है कि कर को इंक्लूड किया गया है, तो उसको पता नहीं चलता है कि वो कितना कर दे रहा है या उस वस्तु पे कर लिया भी जा रहा है। तो ये क्या होगा,
नागरिक चैतन्यता का क्या है, उसमें अभाव पाया जाएगा। बेलोचता, परोक्ष कर केवल विलास की वस्तुओं पर लगाए जाते हैं तो इसमें लोच का अभाव रहता है, क्योंकि इस प्रकार की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। मंदी काल में परोक्ष करों से बहुत कम आय होती है। प्रभाव उत्पादक मांग का कम होना, परोक्ष करों द्वारा वस्तुओं का उपभोग कम हो जाता है जिससे उत्पादक को क्षति पहुंचती है। वस्तुओं की प्रभाव उत्पादक मांग कम होने से बेकारी और आर्थिक अनिश्चितता उत्पन्न होती है। इसका अर्थ यह है कि परोक्ष कर द्वारा क्या है, वस्तु का उपभोग कम हो जाता है। परोक्ष कर के कारण मतलब जैसा पहले बताएं कि अगर कर में इंक्रीजमेंट होता है तो गरीब व्यक्ति क्या होगा कि उसको खरीद नहीं पाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि उस जो वस्तु का जो उपभोग था वो क्या हो जाता है, पहले से कम हो जाता है। तो अगर उपभोग कम हो रहा है तो उसका मांग कम होगा, और मांग कम होगा तो उस वस्तु का क्या हो जाएगा, उत्पादन भी कम होगा, क्योंकि अधिक उत्पादन करके जो उत्पादक है उसको क्या करेगा, फेंकेगा तो नहीं ना, इसीलिए वो उस मांग के अनुसार ही उसका उत्पादन करेगा। तो उससे क्या होगा कि उत्पादन कम हो जाएगा तो उत्पादक को क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, तो उत्पादक को हानि होगा तो मतलब वो क्या करेगा कि जितना आदमी पहले एक वस्तु को बनाने में खर्च कर मतलब आदमी लगता था, ठीक है, वो आदमी का जो है आदमी की छटनी करने लगेगा, यानी मज़दूरों की छटनी करेगा, वो मज़दूर घटाएगा, क्योंकि उत्पादन जो है उस मात्रा में नहीं हो रहा, तो वो अधिक लोग को वेतन दे करके तो नहीं रखेगा ना, तो इसलिए वो घटाएगा। तो उससे क्या होगा कि बेकारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, कि मतलब बहुत लोग बेकार हो जाएंगे और आर्थिक अनिश्चितता उत्पन्न होती है। तो आर्थिक अनिश्चितता मतलब कि जो बेरोजगार हो गए उसका इनकम जो है वो आर्थिक रूप से जो व्यक्ति है वो कमज़ोर हो जाएगा। प्रतिगामी, ये कर प्रतिगामी होते हैं क्योंकि इनका कर भार निर्धन लोगों पर पड़ता है। मध्यस्थ, इन करों में यह दोष भी है कि सरकारी और अंतिम उपभोक्ता के बीच अनेक मध्यस्थ होते हैं जिससे वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उत्पादक है, फिर उस वस्तु में को बनाने में उस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उसको क्या होता है कि बहुत सारे सरकारी कागज़ों पर पहले उसको साइन करवाना होता है कि वो कितना मात्रा में उसको बनाएगा और कैसे मतलब मार्केटिंग करेगा, ये सारी चीज़ को लेकर के। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारा मध्यस्थ आ जाता है उस वस्तु के बीच पे, तो उससे वस्तु का मूल्य क्या है, बढ़ जाता है। डी मार्को के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के पूरक है और साथ ही साथ प्रत्यक्ष करों से उत्पन्न होने वाले घर्षणों को न्यून करते हैं, परंतु इस विचार को पूर्ण रूप से ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि बहुत बार सरकार को जानबूझकर घर्षण उत्पन्न करना होता है।